कोई डीजीपी होने से कानून की नज़र में बड़ा थोड़ी हो जाएगा। अगर वो बड़ा है तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि कानून सबके लिए समान है। पूरा देश जानता है कि सरकार की नीयत ख़राब है। सरकार इन लोगों को किसी भी कीमत पर बचाना चाहती है कि लीगली चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। 100% कन्विक्शन की तरफ बात है। ठीक ढंग का वकील आ गया तो वो एक एक सीक्वेंस लगा देगा, जज के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। उसने आत्महत्या की आरोप लगाए, सुसाइड नोट उनका बरामद हुआ, मिला है, सब चीज़ें हुई हैं, तो क्राइम हुआ है, एस्टेब्लिश हो रहा है, आदमी नहीं है। जैसे आपने बताया कि भाई ये फैक्ट है कि वो आदमी दुनिया में नहीं है, चले गए हैं। ऐसी क्या मजबूरी है, क्यों मजबूर हो रही है, पूरा देश देख रहा है। नायब सिंह सैनी सरकार की क्या मजबूरी है कि वो डीजीपी को बचा रहे हैं। सरकार जब बनी है तो ये भी आया था इस बार जो सरकार बनी कि भी डीएससी समाज इसको कह रहे हैं कि डिप्राइव्ड जो एससी समाज है उसी से ताल्लुक़ रखते हैं ये वाई पूरन कुमार भी। इन्होंने बड़ा साथ दिया क्योंकि जो अदर जो एससी समाज था वो शायद कांग्रेस की तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा था, चीज़ें जारी थी, तो इनको लगा था कि ये डीएससी समाज, इनके लिए उन्होंने काम भी किए, रैलियाँ की, सम्मेलन किए और किए, और उसी समाज के एक बड़े अधिकारी के साथ में ये चीज़ें होती हैं और उस अधिकारी को अब न्याय नहीं मिल रहा है। सरकार में मंत्री भी हैं, वो आते हैं एससी समाज से आते हैं, इनके घर में बाकायदा आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मजबूर दिखाई दे रहे हैं। लोग सवाल कर रहे थे कि तब ये कर क्या रहे हैं, इनको क्या हो गया है ना, चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो ये छोड़ना नहीं चाहता, कोई भी सरकार का साथ नहीं छोड़ना चाहता। उसके भले ही समाज के जो दूसरे लोग हैं वो कहते हैं कि वो अम्बेडकरवादी थे। उनकी पत्नी का एक वीडियो आया, वो कहते हैं भी मेरे पति तो अम्बेडकरवादी थे, लेकिन जो और अम्बेडकरवादी होने की बात करते हैं या फिर कहते हैं कि भी हाँ हम हैं, वो चीज़ें इस केस में थोड़ी कम दिखाई देती हैं। आपने जो मंत्रियों का नाम लिया वो सिंबॉलिक है मेरे भाई, उनका कोई कुछ नहीं है, वो किसी का ट्रांसफ़र भी नहीं करा सकते। असल में ये लड़ाई है ना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वालों और इसके उलट जो दूसरा संविधान है जिसको संघ लागू करना चाहता है उसके बीच की लड़ाई है। ये बहुत आगे तक जाएगी ये लड़ाई। इसकी शुरुआत वाई पूर्ण कुमार की शहादत से शुरू हुई है, बहुत लंबी दूर तक जाएगी। शहादत दी है मतलब अगर वो नहीं ये काम करते तो किसी को पता लगता कि भाई इस देश में हो क्या रहा है। क्योंकि आईएएस लॉबी एक अलग से बात करती है, मीटिंग करती है, आईपीएस पीएल हो सकता है कि अलग से कर रहे होंगे, तो क्या ये अंदर से एक ही हैं या फिर आज के दिन आईपीएस और आईएएस को आप आमने सामने देखते हैं या फिर आईएएस जब इकट्ठे होते हैं तो क्या इनमें भी कोई गुटबाजियाँ हैं? इसको आप कैसे देखते हैं? नरेंद्र बिजारनिया के ऊपर जब ये चीज़ें आती हैं, उनका नाम आता है, तो फिर कुछ खाप पंचायतें भी उनके समर्थन में आती हैं कि उधर से वो आपको क्या लगता है कि उनको भेजा गया है, वो आ रही हैं जेन्युइनली, ये चीज़ें क्या हैं? कांग्रेस के लोग भी जाते हैं सांत्वना के लिए, आईएनएलडी भी जाती है और भी पार्टी जाती हैं, पंजाब से भी आते हैं मुख्यमंत्री, और भी चीज़ें आती हैं, समाज के लोग भी इनके आते हैं, चंद्रशेखर रावण भी वहाँ पर आए और भी सारे लोग आए, लेकिन कोई ऐसा लगा नहीं कि जैसे अब छोटे से केस में होता ये है कि कई बार आंदोलन में बदल जाती चीज़ें। हम नहीं कह रहे कि कोई आंदोलन होना चाहिए, करना चाहिए, हम इसके पैरोकार नहीं, एक जनरल बात है कि इस केस में चीज़ें नहीं हो रही हैं। कांग्रेस की जो भूमिका है सवाल उस पर भी है क्योंकि विपक्षी दल वही है कि भी कांग्रेस क्या कर रही है, क्या देख रही है इस चीज़ों पे। पॉलिटिकली इसको आप कैसे कनेक्ट करते हैं? एडीजीपी वाई पूरण कुमार आत्महत्या कर लेते हैं। पूरा देश इस वक्त स्तब्ध भी है, स्तब्ध के साथ साथ सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। सवाल उनकी आत्महत्या को लेकर भी है, उसके लीगल एस्पेक्ट को लेकर भी है, सरकार की नीयत और नीति को लेकर भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस वक्त एडवोकेट सुखवंत डांगी हैं। सोनाली फोगाट एक चर्चित मामला रहा है हिंदुस्तान में, और उनमें उस केस में ये डिफेंस लॉयर थे, आरोपियों की जमानत इन्होंने कराई है, गोवा कोर्ट में मामला चल रहा है। तो चूँकि ये लॉयर भी जो हैं क्रिमिनल केसेस के हैं और ये मामला भी क्रिमिनल केसेस से जुड़ा हुआ है, और आरोप जो है सीधे सीधे हरियाणा के डीजीपी पर और रोहतक के जो एसपी थे बदल दिए गए नरेंद्र बिजनानिया पर भी हैं, और इसके अलावा और बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है अफसरों की जिन्होंने समय समय पर वाई पूरण कुमार के साथ में ऐसा किया जो धीरे धीरे करके उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें जमा हो गई और एक दिन जाके उन्होंने आत्महत्या ही कर ली। क्योंकि उनकी पत्नी जो है वो खुद आईएएस हैं, लेकिन आज के दिन वो भी मजबूर दिखाई देती हैं, सिस्टम के सामने मजबूर हैं। सुकन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो किस्सा है इसमें सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन शुरुआत जो है इस बात को लेकर करते हैं कि आरोप लगा डीजीपी पे, रोहतक के एसपी पे डायरेक्ट लगा, तो उनकी पत्नी ने कहा, चूंकि वो भी आईएएस है, कि भाई इसका नाम खाना नंबर 7 में क्यों नहीं आया है। एक तो पहली बात तो ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई एफआईआर लॉन्च हो गई तो इस खाना नंबर 7 का महत्व क्या होता है। फिर दूसरी बात ये कि उसमें गिरफ्तारी नहीं हो रही है। क्या जो बड़ा अफसर अगर कोई क्राइम में शामिल होता है तो उसकी गिरफ्तारी करने में वाकई इतना वक्त लगना चाहिए? सरकार के एंगल को, सरकार की जो चीज़ें हैं, सरकार का जो तौर तरीका है, उसको कैसे देखते हैं? सारी चीज़ों पर आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो सर्वेश भाई आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार।
आपने जो इतनी लंबी चौड़ी तकरीर में बताया, मैं सिर्फ एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ। जहाँ तक भाई पूर्ण कुमार की सुसाइड की का मामला है, सर्वेश भाई, देश का एकमात्र पहला मामला है जो इस प्रकार से हुआ है और पूरी आंखें खोलने वाला भी है। देखो, इसमें कोई डाउट नहीं, उन्होंने सुसाइड किया है, सुसाइड नोट है, बहुत लंबे विस्तार से लिखा है। और आप अगर उनके सुसाइड नोट को अगर आप पढ़ोगे ना, तो एक व्यक्ति जिसको पता है कि भाई यू हैव टू डाई, तुझे मरना है, आप उसकी लैंग्वेज देखिए, और बिल्कुल हौसा हवास में एक एक फैक्ट को, एक एक चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि कोई डीजीपी होने से कानून की नज़र में बड़ा थोड़ी हो जाएगा। अगर वो बड़ा है तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि कानून सबके लिए समान है। यहाँ पे देखना ये नहीं है कि जो एक्यूज़ हैं वो किस पद पे हैं, देखना ये है कि वो एक्यूज़ है। हैरान हूँ, पूरा देश हैरान है कि भाई हरियाणा की सरकार इस ढंग से बिहेव कर रही है। और साफ है, देखो ये जो दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो सुसाइड और एक SC/ST एक्ट। सुसाइड एक तो व्यक्ति कर ले साधारण हालात में, और एक व्यक्ति उन हालात में करे जब उसको भी प्रेशराइज किया जा रहा है और उसकी जो पूरी कौम है, उसकी पूरे जो लोग हैं, जो जमात कह सकते हैं आप जमात कह सकते हैं उसको, उस जमात को भी मतलब उसकी नज़र में डीमीन किया जा रहा है, मतलब बेइज्जती की जा रही है। और उन सब चीज़ों से दुखी होकर एक लंबा समय है, ओवर द पीरियड वो सारी चीज़ें झेलने के बाद उन्होंने सुसाइड किया है। और मेरे ख्याल से कोई अल्टरनेटिव उनके पास नहीं होगा, नहीं तो आदमी तो सर्वेश भाई ऐसे कोई मरता भी नहीं है। उन्होंने सुसाइड कर लिया, दोनों चीज़ें साफ हैं, सुसाइड और SC/ST एक्ट। देखो सर्वेश भाई, लोग कहने को कुछ भी कहते हैं, SC/ST एक्ट नॉर्मल लॉ नहीं है, एक स्पेशलाइज्ड लॉ है। क्यों बनाया गया था? बनाया इसलिए गया था क्योंकि कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड, अपराध करने वाला और पीड़ित, दोनों की सोशल फुटिंग एक नहीं होती। और क्योंकि इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा, अगर दोनों की इक्वल फुटिंग हो सोशल, तो हो सकता है कंप्लेनेंट को ना दबा पाए। लेकिन स्पेशलाइज था, और इसमें यह था कि ना तो इसमें इंस्टेंट गिरफ्तारी का भी प्रोविज़न है। अब क्या सरकार क्या देखना चाहती है, उस वो सारी सब चीज़ें हैं। इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि नोट उनका नहीं है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि भाई पूर्ण कुमार इस दुनिया में नहीं है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। वो तो लेटर हैं, वो सुसाइड नोट के साथ तो प्रिपेयर नहीं कर सकते थे ना, वो तो रिकॉर्ड है सारा, हाई कोर्ट तक गए हैं, लगातार उन्होंने बताया है। अब इस मामले में अच्छा, फिर दूसरी चीज़ देखो, मैंने कहा कि भाई उसमें कंप्लेनेंट को दबाया ना जाए, इसलिए ना तो उसमें एंटिसिपेटरी बेल है, ना उसमें इंस्टेंट गिरफ्तारी है। वो इसलिए कि भाई उसको प्रेशराइज करके कहीं एविडेंस को टेम्पर ना कर दे, कंप्लेनेंट को ना दबा ले। वो हम देख रहे हैं। अभी जो सरकार, जो आज सुबह ही जैसे खबर हमने पढ़ी, DSP उसकी लड़की को बढ़ाने की बात थी। अब दबाना कैसे होता है? दबाना, आदमी को डराया जाता है, उसको बहकाया जाता है, उसको लोभ दिया जाता है। ये सब सारी चीज़ें सरकार के पार्ट पे हो रही है। और सरकार वो जो इस देश में कानून को लागू करने का एक मतलब मैकेनिज्म है, जिसको कानून को लागू करना चाहिए, वो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में मुलविस हैं। और ये तो देखो, अगर उनकी जो वाइफ है, मैं तो उनको सैल्यूट करता हूँ कि पंजाब की मिट्टी से आई हैं, वो इतनी मजबूती के साथ डटी हुई हैं। पद की आप बात छोड़ो, पद के ऊपर तो पद आते रहते हैं, जाते रहते हैं, जो पर्सनैलिटी है वो काउंट करती है। हमने पदों के ऊपर, ये DGP साहब बड़े पद पे ही तो हैं, ये जितने भी लोग हैं 15, ये तो बहुत बड़े बड़े पदों पे हैं। सरकार की मजबूरी क्या रही है ऐसी कि उसको हटाया नहीं जा रहा, उस पर भी आऊँगा। लेकिन पहले मैं छोटी सी बात समझना चाह रहा था। उनकी पत्नी ने ऑब्जेक्शन लगाया कि FIR में खाना नंबर 7 जो एक एक्यूज़ का एक खाना होता है, जिसमें उनको लिखा जाता है, उसमें नाम नहीं दिया आरोपियों के। देखो, उनका ऑब्जेक्शन बिल्कुल सही है। एक FIR का एक फिक्स फॉर्मेट होता है। FIR का मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में आप एक्यूज़ को एक्यूज़ की तरह तो लिखोगे ना। ठीक है, आपने FIR दर्ज कर ली कि भाई इन्फॉर्मेशन आ गई, FIR दर्ज कर ली, लेकिन उनको आप डेपिक्ट, उनको लिखो तो उसके तरह ना कि वो एक्यूज़ हैं। क्यों नहीं लिखा गया होगा ऐसा? अब सरकार की नीयत, हम इस बात का सवाल तो सर्वेश भाई पूरा देश जानता है कि सरकार की नीयत ख़राब है। सरकार इन लोगों को किसी भी कीमत पर बचाना चाहती है। लेकिन मैं लॉ का स्टूडेंट होने के नाते ये कहूँगा, ये कोई मटेरियल चीज़ भी नहीं है, क्योंकि FIR के फॉर्मेट में, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हुई है, आगे सब चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं, ये कोई बड़ा मटेरियल विषय भी नहीं है। लेकिन सरकार की नीयत के ऊपर सवाल बिल्कुल खड़े करता है, और उनकी वाइफ ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। उनको एक एक्यूज़ की तरह ही तो होना चाहिए। एक्यूज़ कौन?
जैसे मेरे ऊपर आपके ऊपर अगर कोई हम एक्यूज हों तो लिखेंगे जी सर्वेश फलाना सन्नो फलाना पूरा एड्रेस लिखेंगे, सुखवंत सन्नो फलाना फलाना एड्रेस लिखेंगे। एक्यूज की एक लिस्ट होती है, वो नहीं है, उस तो उन्होंने उसी बात के ऊपर सवाल उठाया है। सरकार की अब मजबूरी बात करें, सरकार की ऐसी क्या मजबूरी? क्योंकि देखिए ये एस्टेब्लिश हो चुका है कि भी क्राइम हुआ है, क्राइम इन द सेंस कि उसने आत्महत्या की, आरोप लगाए, सुसाइड नोट उनका बरामद हुआ, मिला है, सब चीज़ें हुई हैं, तो क्राइम हुआ है, एस्टेब्लिश हो रहा है, आदमी नहीं है, जैसे आपने बताया कि भाई ये तो ये फैक्ट है कि वो आदमी दुनिया में नहीं है, चले गए हैं। ऐसी क्या मजबूरी है, क्यों मजबूर हो रही है, पूरा देश देख रहा है, नायब सिंह सैनी सरकार की क्या मजबूरी है कि वो डीजीपी को बचा रहे हैं? देखो सर्वेश भाई, आपका ये सवाल बहुत गहरा सवाल है और पूरा देश इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहता है। मैं मेरे अनुसार आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। देखो, डीजीपी साहब खट्टर साहब के आदमी हैं, सबको पता है। खुल्लर साहब खट्टर साहब के आदमी हैं। नायब सैनी मुख्यमंत्री ज़रूर हैं, पर वो जैसे वाजपेयी के लिए कहा गया था, वो मुख नहीं मुखौटा है। मुख कोई और है, ये मुखौटा है। तो इनकी तो बात, सरकार की तो बात छोड़ दीजिए। अब ये पूरा नेक्सस क्या है, एक जनरल सेक्रेटरी हैं पवन कुमार, और 2021 में जब उनको इंचार्ज बनाया गया, तो लाइजनिंग का काम संघ और बीजेपी के बीच में करते हैं, तो साहब इन सब के पैटर्न हैं। खट्टर साहब के पैटर्न हैं, कपूर साहब के पैटर्न हैं, खुल्लर साहब के पैटर्न हैं। ये पूरा नेक्सस किसी भी तरीके से, क्योंकि जो खट्टर साहब ने केंद्र में जाने के बाद भी हरियाणा की सत्ता पर जो कब्जा करना है, वो अधिकारियों के थ्रू तो करेंगे ना, और अधिकारी उनके विश्वास के। सारा प्रदेश जानता है डीजीपी साहब उनके विश्वास के हैं, खुल्लर साहब उनके विश्वास के हैं। इस केस में आप देख लीजिए, उनका लेटर अगर आप थोरोली पढ़ोगे तो उस लेटर में वो 2 बार खुल्लर साहब से मिले। दूसरी बार जब मिले तो पहली जो मीटिंग थी वो मीडिया को लीक हो चुकी थी, किसने की उसमें खुल्लर साहब को पता होगा। दूसरी बार मिले तो उन्होंने जो काम कहा था वो इसी से संबंधित था। उन्होंने कैटेगोरिकली साफ कह रखा है कि उनको जब पंचकूला में अकोमोडेशन अलॉट किया गया तो उनके साथ 4 अफसरों को अलॉट किया गया था, और जो एडिशनल शर्त थी वो वाई पूर्ण कुमार पर लगाई गई थी, 3 अफसरों पर नहीं लगाई गई। मान लो 4 लोगों को आप एक सरकार मकान अलॉट करती है, तो एक आदमी पर एडिशनली अगर कोई शर्त लगाती है और 3 पर नहीं लगाती, तो क्या ये उसके वर्ग की, उनका इक्वल स्टेटस है? आईपीएस हैं सारे के सारे, लेकिन उस पर एडिशनल लगाती है। मतलब कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं राजनीति हो रही है? नहीं, मैं बताऊं, ये बात खुल्लर साहब को उनका एरियर 2001 का नहीं दिया गया, खुल्लर साहब को सब पता था। ये ठीक है कि उन्होंने एक्यूज के रूप में खुल्लर साहब और अनिल विज से भी मिले हैं, जो होम मिनिस्टर थे। जब इनको पता था रेस्पॉन्सिबल होते, खुल्लर साहब तो डीजीपी से बड़े होंगे ना। जब उनके पास समस्या आ गई कि एक इतने बड़े अधिकारी को ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, तो उन्होंने उस बात को इग्नोर करना था कि उस पर कोई एक्शन लेना था। अनिल विज साहब जो कह रहे हैं कि मैं गब्बर हूँ और मैं न्याय करता हूँ, उनके सामने होम मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने अपनी बात रखी। ये लोग भी इस पूरे नेक्सस में शामिल हैं, पूरे शामिल हैं। नहीं, वो तो उन्होंने बाकायदा नाम भी दिए हैं, भाई ये चीज़ें टाइम टू टाइम ये चीज़ें हुई, टाइमलाइन पूरी उन्होंने दी है। सुरेश भाई, एक्यूज के रूप में तो अनिल विज और खुल्लर का नाम उन्होंने नहीं लिया कि इन्होंने नहीं किया। डायरेक्ट एक्यूज पे नहीं उन्होंने ब्लेम किया, लेकिन जो सुसाइड नोट जब आया है साथ में, ये एप्लीकेशन उनकी आई है, शिकायत आई है, तो उसमें सारे हवाले दिए गए हैं टाइम टू। हाँ, तो उसमें क्या है कि ये जो दोनों का दिया गया है, तो SC/ST एक्ट में एक सेक्शन है, एक और भी है कि भाई अब इनकी ड्यूटी थी कि इनके माताहत या इनके उसमें ऑफिशियल ड्यूटी में अगर किसी के साथ इस प्रकार की अन्याय की बात हो रही थी तो उसको ठीक करते, इन्होंने ठीक नहीं किया। अब सवाल वही है कि क्यों नहीं किया, क्या कारण था कि भाई इतनी ओवर 2010 में और 2020 के बाद तो वो आदमी हाई कोर्ट गया, सब जगह गया, और इन सब लोगों को, सरकार चलाने वालों को पता थी। सरकार सैनी साहब थोड़ी चला रही, सरकार तो ये लोग चला रहे। तो सही कह रहे हैं, सरकार जब बनी है तो ये भी आया था इस बार जो सरकार बनी कि भी DSC समाज, इसको कह रहे हैं कि डिप्राइव्ड जो SC समाज है उसी से ताल्लुक़ रखते हैं ये वाई पूर्ण कुमार भी। इन्होंने बड़ा साथ दिया क्योंकि जो अदर जो SC समाज था वो शायद कांग्रेस की तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा था, चीज़ें जा रही थी, तो इनको लगा था कि ये DSC समाज है, इनके लिए उन्होंने काम भी किए, रैलियाँ की, सम्मेलन किए और किए, और उसी समाज के एक बड़े अधिकारी के साथ में ये चीज़ें होती हैं और उस अधिकारी को अब न्याय नहीं मिल रहा है। सरकार में मंत्री भी हैं, वो आते हैं SC समाज से आते हैं, इनके घर में बाकायदा आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मजबूर दिखाई दे रहे हैं। लोग सवाल कर रहे थे कि तब ये कर क्या रहे हैं, इनको क्या हो गया है ना, चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो ये
छोड़ना नहीं चाहता, कोई भी सरकार का साथ नहीं छोड़ना चाहता। उसके भले ही समाज के जो दूसरे लोग हैं वो कहते हैं कि वो अम्बेडकरवादी थे। उनकी पत्नी का एक वीडियो आया, वो कहती है भी मेरे पति तो अम्बेडकरवादी थे। लेकिन जो और अम्बेडकरवादी होने की बात करते हैं या फिर कहते हैं कि भी हाँ हम हैं, वो चीज़ें इस केस में थोड़ी कम दिखाई देती हैं। सर्वेश भाई देखो, डीएससी समाज ने साथ दिया, तब डीएससी समाज देखे कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके इतने बड़े अधिकारी के साथ क्या हो रहा है, तो उनकी इन लोगों की नज़र में क्या हैसियत है। आपने अम्बेडकरवादी होने की बात की, असल में ये लड़ाई है ना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानने वालों और इसके उलट जो दूसरा संविधान है जिसको संघ लागू करना चाहता है उसके बीच की लड़ाई है। ये बहुत आगे तक जाएगी ये लड़ाई। इसकी शुरुआत वाई पूर्ण कुमार की शहादत से शुरू हुई है, बहुत लंबी दूर तक जाएगी। आपने जो मंत्रियों का नाम लिया वो सिंबॉलिक है मेरे भाई, उनका कोई कुछ नहीं है, वो किसी का ट्रांसफ़र भी नहीं करा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। वो सिर्फ इसलिए है कि किसी आदमी को, जैसे आपने देखा होगा मनीषा वाले प्रकरण में, वो जिस कास्ट से थी उसी कास्ट का एसपी भेज दिया उनके घर समझौता कराने के लिए। उसी प्रकार अब जिस कास्ट की ये हैं, ये बहन अमनीत कौर है, उनके घर इनका भेज, इसके अलावा इनका कुछ भी नहीं है। अब जब नायब सैनी चीफ मिनिस्टर नहीं कर पा रहे कुछ भी, अब हैरत की बात है डीजीपी साहब ये कहते हैं मैं छुट्टी भी नहीं जाऊँगा और शर्त रख दी उन्होंने। मतलब क्या है ये। तो इस मामले में इन मंत्रियों का तो कोई रोल ही नहीं है, इनसे तो कोई बात करने का कोई तुक ही नहीं बनता। ये लड़ाई दूसरे प्रकार की है, संघ के संविधान और बाबा साहब के संविधान के बीच की लड़ाई है। तो इसीलिए क्या है कि आपने देखा होगा कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पद में कितना ही कोई बड़ा हो, उनके संविधान के अनुसार चीज़ें होनी चाहिए, और उनके अनुसार वाई पूर्ण कुमार जो है वो इतने उस पद के काबिल नहीं मानते। क्योंकि ये मामला जो है बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है, पूरे देश की निगाहें भी हैं, जुडिशरी की भी निगाहें हैं। कई बार होता ये है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सुमोटो ले लेता है, भी हाँ हम देख रहे हैं चीज़ें हो रही हैं, वो अपने आप से नोटिस लेता है कि भाई नहीं इसमें ये करिए, 5-6 दिन से जो है ना उसका संस्कार नहीं हो रहा, पोस्टमार्टम नहीं हो रहा, डेड बॉडी जो है ना ख़राब हो रही है ना, तो वो चीज़ें हो रही हैं। तो अभी जो है कहीं से ये चीज़ें नहीं आ रही हैं, इस तरह की कोई डायरेक्शंस, कोई कोर्ट से आ जाए डायरेक्शंस, या किसी अधिकारी को कुछ चीज़ें हो जाएँ। अब कोई मामला ही नहीं हो रहा, मतलब लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि भाई चीज़ें हो क्या रही हैं। देखो सर्वेश भाई, सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ले ले तो बढ़िया है, पर आपने कहा लेंगे नहीं, वो क्यों नहीं लेंगे। हम दो हमारे दो, आपने एक नारा सुना होगा, मोदी साहब अमित शाह साहब, उसके 2 आदमी अंबानी अडानी, वो सेम पैटर्न हरियाणा में है। खन्ना साहब खट्टर साहब 2 आदमी, उनके 2 आदमी कपूर साहब और खुल्लर साहब। ये एक पैटर्न पे सरकार चल रही है, हम दो हमारे दो, बाकी सब मीनिंगलेस हैं। ये जो हम आप और हमारे जैसे लोग हैं ना, इनका कोई मीनिंग नहीं है, सरकार की कोई मीनिंग नहीं है। वो जैसा चाहेंगे, ये इस केस ने प्रूव कर दिया। अब कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब शर्म की बात है कि भाई उसको ये लोभ दिया जा रहा है कि तेरी लड़की को डीएसपी बना देंगे, तू इस बात पे मत अड़। ये मंत्री उसको दबाने के लिए जाते हैं। 2-3 दिन पहले एक तस्वीर चली थी। मतलब हैरत की बात है पूरे देश में जो है, और ये लड़ाई की शुरुआत है सर्वेश भाई। इसमें सबको है ना देखना पड़ेगा कि कौन किधर जाए। ये जो बीच में कल जो रोहतक में जो खापन की जो बात हुई, जो जाति के ऊपर चली, ये देखना पड़ेगा सब लोगों को कि आप लोग कहाँ हो। अब इस मोडस ऑपरेंडी से आप समझ लो कि 4 लोग हैं जो रिमोट से सरकार चला रहे हैं, किसी का कोई मतलब नहीं है, कोई न्याय की बात नहीं है। कितना ही शार्प एविडेंस आपके पास हो, कोई न्याय नहीं होगा। ये देश के सामने बहुत बड़ा मामला है। और देखो अब ये होगा, या तो ये लड़ाई थोड़ी लंबी चलेगी। संघ ने काम किया है, उनकी सोच ने काम किया है, वो लोग अपनी प्रिपरेशन किए बैठे हैं। दूसरे जो लोग हैं ना, वो सिर्फ ढीले बैठे हैं। सरकार के बारे में, खासतौर पर बीजेपी सरकार के बारे में कहा भी जाता है कि भाई ये पहले दम देखते हैं चीज़ों का, कि भाई जिसके सामने मसला आ गया उसमें दम कितना है। तो ये 6 दिन से क्या ये दम देख रहे हैं? दूसरी बात ये है कि चूंकि आप क्रिमिनल लॉयर हैं, इस केस में दम कितना है? देखो केस में तो 100% जुडिशरी में जो जज बैठा होगा उसको स्लाइटली भी 5% भी आत्मा होगी तो सज़ा होनी है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अक्यूज किस पद पे। सारी सीक्वेंस बनाई है उसने। CS राव जो 95 बैच के IAS अधिकारी हैं, वो इसमें विटनेस हैं। एक बार बताओ, उनका लेटर है, डिटेल डॉक्यूमेंट्स हैं जो उन्होंने लेटर लिखे हैं समय समय पे। उनके साथ हुआ अन्याय है कि भाई एडिशनल उनके ऊपर शर्त लगा दी, उनका एरियर नहीं दिया गया, उनको मंदिर में नहीं चढ़ने दिया गया। ये सब चीज़ें हैं। उनकी वाइफ विटनेस है, काफ़ी है, ये कन्विक्शन के लिए काफ़ी है। और 100% कन्विक्शन होगी। अब होगा क्या आगे,
आपने जैसे कोई सवाल पूछा कि लॉ के हिसाब से, तो लॉ के हिसाब से 100% कन्विक्शन है। हाँ, ये लोग जिस प्रकार की गतिविधियाँ कर रही है सरकार, वो एविडेंस डिस्ट्रॉय होने वाली भी नहीं है, उसको कैसे कोई डिस्ट्रॉय कर देगा हाई कोर्ट में, या जो लेटर्स पेंडिंग हैं। और सर्वेश भाई, उसने इतनी अच्छी भाषा के साथ इतना गजब लेटर लिखा है और इतना डिटेल डॉक्यूमेंट लिखा है, और मैं ये कहता हूँ कि उसने एक तरह से शहादत दी है। मतलब अगर वो नहीं ये काम करते तो किसी को पता लगता कि भाई इस देश में हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। लेकिन इन चीज़ों के लिए अपना जीवन कुर्बान कर देना, पीछे परिवार को अकेला ही छोड़ के चले गए, इसको आप कैसे देखते हैं? पुलिस का एक बड़ा अधिकारी है जिस पे एक जिम्मेदारी भी रही होगी किसी वक्त में लोगों को न्याय दिलाने की, वो आदमी इतना टूट जाता है कि वो आत्महत्या कर लेता है, पीछे परिवार भी जो है वो बेबस है, बेसहाय है, तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो ये भी एक समय हो जाता है, ऐसा आता है? देखो सर्वेश भाई, बलिदान किसी रूप में भी दिया जाता है। क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, फांसी टूटे, इसके पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं था। ये भी एक बलिदान इस सेंस में है कि इसने अपने जीवन का बलिदान दे करके इस चीज़ को जो उसने देखा है और जो आगे एक बहुत बड़ी समस्या देश के सामने है, उसको उसने उजागर कर दिया, सिस्टम को उजागर कर दिया कि ये जो शोषित वंचित जो लोग हैं उनके साथ हो क्या रहा है। कुछ एक लोग कब्जा किए बैठे हैं, वो अपनी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो किस प्रकार से इस देश को बनाना चाहते हैं। ये पूरे देश की बात है मेरे भाई। और जब उसको न्याय नहीं मिल रहा, आप ये सोचो कि एक आम आदमी है जो गांव में रहता है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, सोशली कमज़ोर है, उसको कैसे न्याय मिलेगा? इसमें जो है एक नया भी एक चीज़ आती है, चैप्टर समझ लीजिए इसको, कि आईएएस लॉबी एक अलग से बात करती है, मीटिंग करती है, आईपीएस भी हो सकता है कि अलग से कर रहे होंगे। तो क्या ये अंदर से एक ही हैं, या फिर आज के दिन आईपीएस और आईएएस को आप आमने सामने देखते हैं, या फिर आईएएस जब इकट्ठे होते हैं तो क्या इनमें भी कोई गुटबाजियाँ हैं? इसको आप कैसे देखते हैं, लॉबिंग को? देखो सर्वेश भाई, हम सब मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं ना, तो आपको इसका पता है अंदर क्या है, ना मेरे को पता है। लेकिन एक चीज़ साफ नज़र आ रही है, जो मीडिया जो कह रहा है कि भाई आईएएस लॉबी जो है वो इस बहन जी के साथ है, अमनीत कुमार के साथ है, और आईपीएस लॉबी जो है वो भी बटी हुई है, जो मीडिया खबर दे रहा है। और सरकार कोशिश कर रही है कि बांटने की। मैं आपको बताऊं, जैसे आपने बीच में मेरे को रोक दिया, ये जो नरेंद्र बिजारनिया के, इस पे भी मैं आने वाला था कि नरेंद्र बिजारनिया के ऊपर जब ये चीज़ें आती हैं, उनका नाम आता है, तो फिर कुछ खाप पंचायतें भी उनके समर्थन में आती हैं कि उधर से वो आपको क्या लगता है कि उनको भेजा गया है, वो आ रही हैं जेन्युइनली, ये चीज़ें क्या हैं? देखो भेजा गया है उनको, वो असल में मुखबिर हैं इसके पुलिस के लोग। कोई खाप नहीं थी, कोई बताया कौन सी खाप थी? ये क्या मोडस ऑपरेंडी है इनका? ये जो जाट आरक्षण आंदोलन में इन्होंने चलाया था कि जाट आरक्षण आंदोलन में एक अधिकारी जो शेड्यूल कास्ट से था उसको हाईलाइट कर दिया और ये दिखा दिया कि भाई शेड्यूल कास्ट के लोग जाटों के उलट हैं। अब उल्टा कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं? अब नरेंद्र बिजारनिया की मदद करने का मतलब है कि पी अमनीत कुमार जो कुछ कह रही है उसके विरुद्ध खड़ा होना, और ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरे समाज में ये मैसेज दें कि भाई जाट उसके साथ हैं। कोई नहीं है उसके साथ। 10-20 लोग इकट्ठा होकर के, जो मुखबिर हैं पुलिस के, जो अलग अलग तरीके से ट्विस्टेड लोग हैं, वो हैं। जाट समाज बहुत न्यायप्रिय समाज है, वो ऐसे नहीं जाएगा किसी के साथ, वो कमज़ोर के मजलूम के साथ रहता है। ये लोग, ये सिर्फ ये वही तो कह रहा हूँ मैं, ये खन्ना खट्टर कपूर वो जो लॉबी है उनके दिमाग की उपज है, और वो इसी प्रकार खेलते हैं, समाज को बांट करके खेलते हैं। आप सीरीज देख लो, 2014 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से आज तक इसी प्रकार लोगों को बांटा गया है। जाटों का कोई मतलब इस खाप से नहीं है, नरेंद्र बिजारनिया से कोई मतलब नहीं है। जाट के घर में पैदा होकर के अगर कोई अन्याय करेगा तो जाट उसको बचाने के लिए नहीं आएंगे, ये तो बेवजह की बात है। और साफ हैं, नरेंद्र बिजारनिया के मेवात से भी बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं। और ये कुछ लोग, क्योंकि वो साजिश करने वाले लोग अलग हैं और उस साजिश को एग्जीक्यूट करने वाले लोग अलग हैं, ये तो मोरे हैं। सरकार के एक नुमाइंदे का मैंने कल एक बयान सुना, उन्होंने कहा कि तो हमारा मसला ही नहीं है, चंडीगढ़ में चीज़ें हुई है, चंडीगढ़ में एफआईआर हो गई, हम क्या कर सकते हैं, हरियाणा का तो उसमें कुछ लेना देना नहीं है। बहुत शर्मनाक बयान है उसका, जो भी है। सारी चीज़ें तो हरियाणा की हैं। बाई चांस उसने सुसाइड उसने चंडीगढ़ में किया तो सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से वहाँ का है। सारी चीज़ें तो हरियाणा की हैं। हरियाणा सरकार को ही तो करना है सब कुछ। ये कह के पल्ला झाड़ देना, ये इस तरह के लोग तो सरकार में बिठा रखे हैं ना, जिनको कोई नॉलेज नहीं है, अनपढ़ लोग हैं, जिनके अंदर से कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, वो लोग बैठे हैं तो वो कुछ भी कह देंगे और सारी चीज़ों को कर देंगे। लेकिन ये सोचना जनता को है, ये इस क्योंकि पब्लिक ही अल्टीमेटली किसी चीज़ का कारण बनेगी, और उसको ये सोचना है कि भाई इन हालात में जैसे एक आईएएस इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबी की, इतनी मजबूत परिवार से है, वो पॉलिटिकल फैमिली भी है, उसका भाई भी एमएलए है, मरने वाला भी आईपीएस था, तो इससे मजबूत परिवार तो नहीं हो सकता। जब उनको न्याय नहीं दे रहे लोग, तो अगला पक्ष कितना मजबूत है?
आप ये समझो बहुत ज़्यादा मजबूत है। और बेशर्मी की बात है 6 दिन हो गए। तो लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि भाई इस देश में तो कुछ लोगों के रहम करम पर आप जी रहे हो, वो चाहेंगे वैसे ढंग से आपको रहना पड़ेगा। इस पूर्ण कुमार के जो घटना है उससे ये बात होती है कि भाई वो जैसा रखेंगे ना वैसे रह लो। कांग्रेस के लोग भी जाते हैं सांत्वना के लिए, आईएनएलडी भी जाती है और भी पार्टी जाती हैं, पंजाब से भी आते हैं मुख्यमंत्री, और भी चीज़ें आती हैं, समाज के लोग भी इनके आते हैं, चंद्रशेखर रावण भी वहाँ पर आए और भी सारे लोग आए। लेकिन कोई ऐसा लगा नहीं कि जैसे अब छोटे से केस में होता ये है कि कई बार आंदोलन में बदल जाती चीज़ें। हम नहीं कह रहे कि कोई आंदोलन होना चाहिए, करना चाहिए, हम इसके पैरोकार नहीं, एक जनरल बात है कि इस केस में चीज़ें नहीं हो रही हैं। कांग्रेस की जो भूमिका है सवाल उस पर भी है, क्योंकि विपक्षी दल वही है कि भी कांग्रेस क्या कर रही है, क्या देख रही है इस चीज़ों पर। पॉलिटिकली इसको आप कैसे कनेक्ट करते हैं? देखो सर्वेश भाई, आपने अपने सवाल में अपना जवाब दे दिया, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आईएनएलडी के लोग चले गए हों, जेजेपी के लोग तो कल से नरेंद्र बिजाड़िया के पक्ष में खड़े हैं। आप उनके सोशल मीडिया हैंडल देखो, इनेलो वालों के सोशल मीडिया हैंडल देखो, वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जाके सिंबॉलिक बैठ के आगे। ठीक है, एक पॉलिटिकल, और कांग्रेस भी कुछ नहीं कर रही। सिर्फ एक राहुल गांधी के ट्वीट के अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस को पूरे देश को मतलब आंदोलन करना चाहिए। आप कह रहे हो पैरोकार नहीं है, लेकिन अल्टीमेट फैसला कहाँ पे होगा? जब आपका कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज़ हैं वो मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा, तो फिर क्या होगा? इस देश में कांग्रेस नहीं कर रही कुछ भी। हुड्डा साहब भी एक बस जस्ट एक ही इज़ बीटिंग आउटसाइड द बुश, फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं। और यहीं इसीलिए तो ये सरकार और इसके ये जो चलाने वाले लोग हैं जिन्होंने सिस्टम पे कब्जा कर लिया, वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि भाई सबके गैल सेटिंग। और पीछे से बयान खट्टर साहब का था हमारे सबके गैल सेटिंग है, इनके साथ तो सेटिंग है, तो मेरी आपके साथ सेटिंग है, तो मैं ऐसा काम क्यों करूंगा जिससे आपको तकलीफ हो? इसीलिए मैं तो ऐसा काम करूंगा कि मैं अपना फेस भी बचा जाऊंगा और काम भी नहीं करूंगा। आखिरी सवाल ये है सुगुन जी, चूँकि आप जैसे मैंने बताया शुरू में भी आप क्रिमिनल लॉयर हैं, तो ये एफआईआर भी आपने पढ़ी है, सुसाइड नोट भी आपने देखा है, उसका अध्ययन किया है चीज़ें की, लीगल एस्पेक्ट इसको आप कैसे देखते हैं? आने वाले वक्त में जो है ना चीज़ें कैसे कैसे हो सकती हैं? देखो, लीगल एस्पेक्ट में मेरे भाई मुझे ऐसा लगता है कि 100% गिरफ्तार भी इनको करना पड़ेगा, अंदर भी ये जाएंगे और कन्विक्शन भी होगा। केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिखने वाले जो डिजीज़ है, जो भाई पूर्ण कुमार ने बहुत स्ट्रॉन्गनेस के साथ सारी चीज़ों को एक एविडेंस के रूप में पिरो दिया, और बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं। हाँ, ये जितनी जल्दी कर लेंगे उतना अच्छा है, अदरवाइज़ जो है ना इनके लीगली चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। 100% कन्विक्शन की तरफ बात है। एक एक चीज़, अगर कोई ठीक ढंग का वकील आ गया तो वो एक एक सीक्वेंस लगा देगा, जज के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि इनका कुछ भी बिगाड़ पाए। अब ये उस तरह का केस नहीं है कि भाई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उसमें गड़बड़ कर देगी। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी क्या गड़बड़ कर देगी? उसके सुसाइड नोट को नहीं कर सकती, बदल सकती। वो चला गया, ये भी फैक्ट है। CS राव जो हैं वो रिटायर्ड हो चुके हैं, उसको भी सरकार प्रभावित नहीं कर सकती ही, वो विटनेस हैं, उनकी वाइफ विटनेस है, और वो हालात सर्कमस्टांसिस विटनेस हैं। सर्कमस्टांसिस भी तो इटसेल्फ कहते हैं ना, डॉक्यूमेंट्री उसके लिखे हुए लेटर हैं, उन लेटरों में उसके साथ किया गया डिस्क्रिमिनेशन है, वो चीज़ें भी हैं। इनको कौन कौन छुपा लेगा? अब ये जो लोग ये कहते हैं कि भाई इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं तो हैरत हूँ कैसे नहीं बिगड़ेगा। चलो मान लिया सरकार, चंडीगढ़ की जो पुलिस है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उसको प्रभावित करके और एविडेंस को डिस्ट्रॉय भी कर दे, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस है ही नहीं जिसको डिस्ट्रॉय कर दे। सारी चीज़ें वेल सेटल्ड हैं, वो सारी उसके पास हैं सारे लेटर, उसने एक एक चीज़ का हवाला दे रखा है, भाई इस डायरी नंबर से मैंने ये लिखा, वो सारी चीज़ें हैं। तो टाइम लगेगा लेकिन सब चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन ये सवाल जो है ना वो देश की जनता के लिए, डेमोक्रेसी के लिए एक डिस्कशन का विषय है कि भाई ऐसा क्यों कि भाई ये जो कमज़ोर लोग हैं इस देश में रहने लायक नहीं है क्या? या फिर ये जो सोच है जो जन्म के साथ किसी व्यक्ति को बड़ा मानती है, कॉन्स्टिट्यूशन के पद के साथ बड़ा नहीं मानती। हमने राष्ट्रपति को खड़े देखा है, दूसरे लोगों को बैठे देखा है। यही तो स्टोरी है जो भाई पूर्ण कुमार की है, और क्या स्टोरी है? यही स्टोरी है। एडवोकेट सुखवंत डांगी थे और क्रिमिनल लॉयर हैं, जैसे मैंने बताया सोनाली फोगाट का केस भी इनके पास था, डिफेंस के उसमें केस में लॉयर थे, उनकी जमानती इन्होंने कराई है, अच्छे इनके पास में तर्क रहते हैं। केस मजबूत है, जो इनका मानना है, इनका कहना है कि वाई पूर्ण कुमार का केस जो है मजबूत है, जो FIR लो जो है वो मजबूत है, बशर्ते की कड़ियाँ जो हैं वो टूटे ना, वो सब चीज़ें सीमलेसली गुजर जाएँ, तो इसमें कन्विक्शन 100% हो सकती है। आने वाले दिनों में पता लगेगा केस किधर जाता है, इसका रुख क्या रहता है। खुल के कमेंट करें, आप अपनी बात ज़रूर आप शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप देखते रहें हिकमत पोस्ट।